आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस पैरामीटर की चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन होगा। वो सब चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी इंडक्टेंस के बारे में। जनरली हम लोग जो है बस याद कर लेते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूले हम लोग याद करते हैं उनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। और बहुत मोस्ट अवेटेड लेक्चर था, इवन जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो देखते हैं, आप लोग इस लेक्चर को देखो, पसंद करो, और बहुत डिटेल में इसके अंदर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव पैरामीटर पिक्चर में कैसे आया, ठीक है, इसको समझ लो भाई। इंडक्टिव पैरामीटर जो है, जब भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एसी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इंडक्टेंस हमेशा एसी के अंदर ही आता है पिक्चर के अंदर। डीसी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीसी के अंदर जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट करंट होगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, तो ना तो फैराडे आ पाते हैं ना लेंज आ पाते हैं। लेकिन जब एसी करंट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल फ्लक्स पिक्चर के अंदर आ जाता है। अब अगर वेरिएबल फ्लक्स है, किसी वायर के अंदर फ्लो वाला होने वाला करंट अगर वेरिएबल है, उसका फ्लक्स वेरिएबल है, तो फ्लक्स लिंकेज चेंज हो जाएगा कंडक्टर से। यानी कि कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही, ठीक है, उसके आसपास फ्लक्स बन रहा है। अब जब करंट ही एसी है तो फ्लक्स भी वेरिएबल ही होगा। अब वेरिएबल फ्लक्स होगा तो वहाँ पे पिक्चर के अंदर वेरिएबल फ्लक्स लिंकेज होगा। फ्लक्स लिंकेज अगर वेरिएबल होगा तो इंडक्टेंस केम इनटू द पिक्चर, यहाँ से इंडक्टेंस पिक्चर में आता है। और यहीं से इसका ये बेसिक फॉर्मूला दिया जाता है कि बेसिकली इंडक्टेंस अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कितना है, यानी कि उस वायर के आसपास उस वायर से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, डिवाइड बाई करंट कितना उसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, काई टी, डिवाइड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पिक्चर के अंदर आ जाती हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से इंडक्टिव जो पैरामीटर है वो एंटर कर जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। ये साई टी होगा, सॉरी मैं काई बोल गया था, ठीक है। तो ये साई टी, काई को तो कुछ इस तरीके का हम लोग ससेप्टेबिलिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये साई टी है। नाउ ये चीज़ हो गई, यहाँ से पिक्चर के अंदर आ गया। नाउ आगे चलते हैं, अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करूँ, मैं अगर आपको एहसास कराने की कोशिश करूँ कि भाई कैसे ऐसा हो रहा है, तो इसको जरा समझ लो। मान के चलते हैं कंडक्टर है, तो ये जो तुम ये पर्पल कलर का देख रहा ना, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज बेसिकली द कंडक्टर। ये हमारे पास मान के चलते हैं कंडक्टर है, ठीक है। और उसके अंदर क्रॉस के अंदर रूप में करंट जारी। क्रॉस का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही है, और अगर कहीं वायर के अंदर करंट जा रही होती है तो 3D में इसको दिखाने के लिए हम लोग क्रॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है ना। अगर मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे ये डायरेक्शंस मैंने फ्लक्स की बना दी है। तो जब भी कभी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यहाँ दो तरीके के फ्लक्स हैं। ये है कंडक्टर की बाउंड्री, दिस इज योर कंडक्टर बाउंड्री। ये जो मैंने पर्पल कलर की बनाई हुई है, दिस इज योर कंडक्टर बाउंड्री। तो कुछ फ्लक्स जो कंडक्टर के अंदर बन रहा है उसको मैं नाम दे दूंगा इंटरनल फ्लक्स, ठीक है। यानी कि वो फ्लक्स जो कंडक्टर के अंदर मौजूद होगा। वहीं पे जो फ्लक्स कंडक्टर के बाहर की तरफ बनेगा, ठीक, जो बाहर की तरफ बनेगा उसे हम कह देंगे एक्सटर्नल फ्लक्स, ठीक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो दो तरीके के फ्लक्स समझ लो, सारा खेल इसी में छुपा है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो एक फ्लक्स बाहर की तरफ होगा और एक फ्लक्स अंदर की तरफ होगा। अब जो बाहर का फ्लक्स है, ये जो नीले रंग से डॉट से बनाया है मैंने, ये जो नीले रंग का है एक्सटर्नल फ्लक्स, इसकी वजह से जो इंडक्टेंस इस कंडक्टर के अंदर इसे महसूस होगा वो होगा एल एक्सटर्नल। और जो अंदर की तरफ फ्लक्स है येलो कलर का, इसकी वजह से जो इंटरनल फ्लक्स इसे महसूस होगा, जो इंटरनल फ्लक्स चेंज होगा देन करंट की वजह से, एंड ये सब इंक्लूड करेंगे तो वो उसको मैं कहूँगा एल इंटरनल। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर जो भी फ्लक्स वो महसूस करता है, जो भी इंडक्टेंस वो महसूस करेगा, वो बेसिकली इंटरनल फ्लक्स के कारण महसूस करेगा और एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण महसूस करेगा ना। इंटरनल फ्लक्स की वजह से आ जाएगा एल इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से आ जाएगा एल एक्सटर्नल। तो पहले तो ये समझ लो कि किसी भी कंडक्टर के पास जो टोटल इंडक्टेंस उसका होता है, जो हम लोग मीजर करते हैं, जो लिखते हैं ना हम लोग, ये डायरेक्टली जैसे ट्रांसमिशन लाइन बनाई तो ये इंडक्टेंस लिख दिया एल। तो ये एल क्या होता है, तो एल बेसिकली होता है एल इंटरनल का बना हुआ प्लस एल एक्सटर्नल का बना हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अब अगर हम इसकी कंप्यूटेशन की कोशिश करें, यानी कि इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो सारी कैलकुलेशन इसी बात पे बेस्ड है। तो एल टोटल इक्वल टू एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल। ना यहाँ पे तीन एजम्पशंस ले लिए जाते हैं, इनको बड़ा अच्छे से समझ लो कि भाई जब भी हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किसी कंडक्टर की, तो तीन एजम्पशंस आपको याद रखने। पहला एजम्पशन, इनके बारे में जल्दी कोई चर्चा ही नहीं करता है, जबकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला, इस फॉर्मूले को अगर हम ये निकालने की कोशिश करेंगे तो पहला असम्पशन ये याद रखना है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होना चाहिए विसिनिटी में। विसिनिटी मतलब आसपास उसके, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि उसके ऊपर किसी भी दूसरे कंडक्टर का इन्फ्लुएंस हम अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इस फॉर्मूले के कैलकुलेशन में। दूसरा, ये माना जा रहा है कि अर्थ जो है उसका भी कोई खास रोल नहीं होगा।
यानी कि वो किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाने में या डिस्टॉर्ट करने में कोई अड़ंगा नहीं लगाएगी, यानी कि अर्थ भी हमने इंक्लूड नहीं करी है। तीसरा ये माना जा रहा है कि करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रही बात है ना? ये कह के हमने स्किन और प्रॉक्सिमिटी को हटा दिया पिक्चर से, ठीक है। याद करो अभी पीछे मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, यानी कि वेरिएबल फ्लक्स, जब भी कभी वेरिएबल फ्लक्स होता है, ठीक है, जो कि जनरली एसी में होता ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो आता है स्किन इफेक्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट आ जाता है जिसके अंदर करंट जो होता है वो आउटर शेल में, आउटर किनारे किनारे बहने लगता है, भले ही तुमने कंडक्टर कितना भी चौड़ा लिया हो, ठीक है। ये हो गया स्किन इफेक्ट, ठीक, इसकी वजह से करंट का डिस्टॉर्ट हो जाता है, करंट डेंसिटी बढ़ जाती है। वहीं पे दूसरा होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी, इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं कंडक्टर रखे हैं पास में और सेम पोलैरिटी के हैं तो करंट दूर दूर बैठेगा, और अपोजिट हैं, लड़का लड़की बैठे हैं तो पास पास बैठेंगे पेयर की तरह, दो लड़के या दो लड़कियां बैठी हैं तो दूर दूर बैठेंगे, ठीक है। और लड़के लड़की हैं तो ये एज अ कपल बैठेंगे साथ में पास पास, मुंह एक दूसरे की तरफ करके। तो ये जो होता है ना, ये होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ना। इसमें भी क्या होता है, करंट की जो डेंसिटी का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिक्कत करता है, वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जब भी हम एसी के अंदर बात करते हैं। तो इसकी वजह से भी इंडक्टेंस अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो सब कुछ है, अब करंट ही इधर उधर बट गया। तो इसको पिक्चर से बाहर करने के लिए तीसरा वाला कंडीशन हमने इंक्लूड कर ली कि करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रही? ये तीन कंडीशन हमने ले ली। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, एल इंटरनल को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था, एल इंटरनल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये हमने बना रखा है साई, ठीक, डिवाइड बाई आई, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ना साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, ठीक, यानी कि वो फ्लक्स जो कंडक्टर के अंदर है, येलो कलर का, याद आया अभी पीछे बनाया था येलो एंड ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का बाहर था और अंदर येलो कलर का था। तो जो फ्लक्स कंडक्टर के अंदर मौजूद है उसका अगर लिंकेज निकालने की कोशिश करेंगे, उसका इंडक्टेंस, तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाई करंट कितना चल रहा है, करंट इन द कंडक्टर, यानी कि ये जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू 10⁻⁻7 म्यू आर इंटू आई। अब ना हो ये क्या है, दिस इज योर परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी होती, ठीक है, याद रखना। तो मैग्नेटिज्म की जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे परमियाबिलिटी आती है, और इलेक्ट्रिक की जब बात करोगे तो वहाँ पे परमिटिविटी आती है, रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज रिलेटिव परमियाबिलिटी। और जब भी इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो परमिटिविटी पिक्चर के अंदर आती, ठीक है, परमिटिविटी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परमेबिलिटी जो है वो मैग्नेटिक की चीज़ है और परमेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल की चीज़ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लो ना, ये रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, ठीक। अब जनरली अगर हम कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी, एक एक चीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है और एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं इसीलिए मेरे सारे लेक्चर मेरा फोकस रहता है कि यार एकदम डेप्थ में बनाओ, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी रटना ना पड़े, तो बस उसी की कोशिश है। जब भी हम बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर की, अगर तुम्हारा कंडक्टर नॉन मैग्नेटिक है तो उस केस में जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर कैसे होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, तो जनरली कॉपर एल्युमिनियम ही यूज़ करते हैं। तो भैया जब भी आप ये यूज़ करेंगे कोई टेंशन नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी 1 रख देंगे, ठीक है। और वहाँ से अगर 1 रखोगे तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एल इंटरनल इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई निकल के ना। अब क्या होता है, हम इतना रट लेते हैं, बस इतना ही हमने बुक्स में जब आप कैलकुलेट करते हो, मैं देखता हूँ इवन मैंने अपने बीटेक के टाइम पे, यार मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था कि कैसे आया, तो हम लोग भी रट लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे म्यू आर का खेल कब आएगा, जब तुम मटेरियल को चेंज कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मटेरियल ही बदल दिया जाए, मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है भाई, कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, कोई टेंशन नहीं है। अगर आयरन में करंट फ्लो करा दो, आयरन कंडक्टर में, यानी कि अगर तार लोहे के बना दी जाए तब क्या होगा। तो अगर तार तुम लोहे के बना दोगे तो लोहे के केस में जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो करीब अप्रॉक्सीमेट 5500 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, 5500। अब जब 5500 हो जाएगी तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 10⁻2 × 10⁻7 देख रहे हो, इसमें इंटू 5500 भी पिक्चर के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो डेट इज द केस अगर हम मैग्नेटिक मेटेरियल को चेंज कर देते हैं, नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल ले लें, यानी कि अगर बिजली किसी मैग्नेटिक मेटेरियल के अंदर फ्लो कर जाए, जैसे कि आयरन फ्लो कर सकती है यार, कोई टेंशन नहीं है,
तो अगर आयरन के अंदर फ्लो करेगी यानी किसी भी मैग्नेटिक मेटल के अंदर, तो सारा का सारा सिनारियो बदल के रख जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो इसीलिए रटने वाले वहाँ पे छट जाएंगे और जो समझ के करने वाले वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस हमेशा आगे जाने वालों में रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए रिलेटिव परमिबिलिटी का बड़ा अहम रोल है। ठीक है, खैर हम लोग जनरली जब बात करते हैं तो हम लोग कॉपर एंड एल्युमिनियम ही लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग म्यू आर की वैल्यू 1 ले लेंगे, क्योंकि दीज आर नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर। ठीक, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया ना। यहाँ पे क्या, ये जो वैल्यू निकल के आई ना एल इंडक्टेंस की, ये कौन सा आया इंटरनल की? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि मैंने अभी बताया था इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ का निकालते हैं, उसके बाद जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो भाई पर यूनिट लेंथ ले लिया। ठीक है, ड्यू टू द फ्लक्स इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर के फ्लक्स का मामला है ये। ठीक है, नाउ अब एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल की बात कर लें तो मान के चलते हैं ये हमारा कंडक्टर है भाई, यहाँ बता दिया हमने ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर में हम लोग मान के चल रहे हैं एक्सटर्नल जो फ्लक्स है वो इस कंडक्टर के सरफेस के बाहर का ले रहे हैं। तो मान के चल रहे हैं हम यहाँ से ले रहे हैं कंडक्टर के, जहाँ से कंडक्टर खत्म होता है, मतलब कंडक्टर का बाउंड्री जो है वहाँ से लेके सर्टेन पॉइंट P2 तक। तो P1 जो है वो हमने कंडक्टर की आउटर एज ले ली, और P1 जो है वो से ले लिया है P2, सॉरी P1 को आउटर एज ले लिया कंडक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, इसीलिए जल्दबाजी मत करो यार, सीख लो। ठीक है, आराम से सीखो। पावर सिस्टम सीखना है तो आप मेरा चैनल प्रेफर करो, रटना है तो उसके लिए बहुत सारे चैनलों ने बहुत सस्ते में समझाया हुआ है, और ऑडियंस भी उनकी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। कोर ऑडियंस होनी चाहिए, सीखने में जो इंटरेस्टेड है उसके लिए चैनल है, तो इसलिए ध्यान से सीखो, मज़े में सीखो, कुछ भी रटो नहीं। ठीक है, तो देखो दोबारा से हमने क्या करा, एक्सटर्नल के लिए हमने माना कि ये कंडक्टर है, इसका यहाँ से लेके यानी कि जो बाउंड्री है, दिस इज दी बाउंड्री, ये पर्पल कलर का है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ कंडक्टर, और इसके बाहर से लेके एक्सटर्नल जहां तक फ्लक्स जा सकता है, हम मान के चल रहे हैं P2 तक गया, इतना ही एक्सटर्नल फ्लक्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस रेंज का एक्सटर्नल फ्लक्स हम लोग ले रहे हैं, इसको ऐसे ही समझ सकते हो, मान के चलते हैं ये कंडक्टर है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ तक हमारा एक्सटर्नल फ्लक्स इंक्लूड करेंगे, तो ये P2 पॉइंट हो गया। और कहाँ से लोगे, तो एक्सटर्नल का मतलब कंडक्टर के बाहर, तो कंडक्टर तो यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे P1 पॉइंट ले लो भैया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही तो एक्सटर्नल फ्लक्स हुआ, तो P1 से लेके P2 तक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये दो चीज़ें हमने ले ली। अब ठीक, तो कंसीडर फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लाइज बिटवीन, हम जो कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालेंगे उसके अंदर फ्लक्स लिंकेज वो ले रहे हैं जो P1 से लेके P2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब देखो P1 जो है, P1 एग्जिस्ट कर रहा है R दूरी से, सेंटर से अगर ले लेते हैं, सेंटर से R दूरी पर P1 है, और सेंटर से D की दूरी पे P2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आएगा L एक्सटर्नल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ गया psi 1 2, psi 1 2 मतलब 1.1 P1 से लेके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं psi P1 से लेके P2 तक, psi P1 P2 डिवाइड बाई करंट। ठीक है, अब psi P1 मतलब P1 पॉइंट से P2 तक। ना ये जब वैल्यू इसकी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 2 × 10⁻⁷ ln d/r। ठीक है, समझ में आ रही बात है? यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L एक्सटर्नल इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln P1 की डिस्टेंस, P2 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिवाइड बाई P1 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो d/r जो आया वो क्यों आया है, क्योंकि हमने ये माना है कि P1 की डिस्टेंस, अब देखो P1 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड P2 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, इसको भी लिख लो, सेंटर ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रही बात? एक एक चीज बिल्कुल बाल की खाल निकाल रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁷ ln ये कर दी। अब देखो P2 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर, तो सेंटर ऑफ कंडक्टर से P2 की डिस्टेंस क्या है, D है, तो इसलिए यहाँ पे D आ गया। ऐसे ही जो P1 की डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर वो R है, इसलिए यहाँ पे R आ गया। तो हर चीज के पीछे रीजन है क्यों R आया और क्यों D आया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये इसमें D और R क्या बता रहे हैं, तो बेसिकली D वो दूरी मतलब मैक्सिमम दूरी का पॉइंट बता रहा है जहां तक हमने एक्सटर्नल फ्लक्स कंसीडर कर रहे हैं, और R बता रहा है वो पॉइंट जहां से एक्सटर्नल फ्लक्स स्टार्ट ले रहे हैं, कंसीडर करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से सेंटर की दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया ना। अब हम बात कर लेते हैं टोटल की कि भैया दोनों मिला के कितना बना। तो बेसिकली अगर हम टोटल बताएं तो टोटल इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल था 1/2 × 10⁻⁷, एक्सटर्नल था 2 × 10⁻⁷ ln d/r। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं
तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर निकल के आता है कि टोटल निकल के आता है 2 × 10⁻⁷ LN/d/r डैश। ना ये जो r डैश होता है इसकी वैल्यू होती है 0.88 r, ठीक है, हेनरी पर मीटर, ठीक है। अब ये हो गई किताबी ज्ञान, ठीक है। अब प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल कह रहे हैं या कह सकते हो कि इसकी गहराई में समझते हैं। अब देखो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन निकल के आई कि भाई हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ा, लेकिन जो आउटपुट की इक्वेशन निकल के आ रही है वो लगभग ऐसा निकल के आ रही कि कोई एक एक्सटर्नल फ्लक्स ही हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो 2 × 10⁻⁷ दिस वन रिप्रेजेंट एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज कोई रिप्रेजेंट कर रहा है LN/d/r डैश। और ये जो r डैश है ये एक ऐसे वर्चुअल हॉलो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस r डैश मैंने लिया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात है। अब इसको जरा गहराई में समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हुआ क्या कि हमने जो इंटरनल जो अभी तक इंडक्टेंस निकाला है टोटल, वो टोटल इंडक्टेंस जो है वो एक सॉलिड कंडक्टर का निकाला है, एक ऐसा कंडक्टर जो पूरा मतलब बना हुआ है, ठोस है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर, उसका रेडियस r था। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन करी और टोटल इंडक्टेंस निकाला तो वो इंडक्टेंस जो था वो निकल के आया d/r डैश, जिसमें r डैश हमने ये ले लिया ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने यहाँ पे इंटरनल लिया था तो 1/2 10⁻⁷ था। एक्सटर्नल जो होता है उसका कुछ कुछ फॉर्मूला होता है 2 × 10⁻⁷ यानी d/r। तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ये तो इससे मैच कर रहा है ना यार, एक्सटर्नल वाले से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला नेट निकल के आया इसका मतलब हो गया ये एक ऐसे हॉलो कंडक्टर, एक ऐसे वर्चुअल हॉलो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस r डैश है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब एक अगर सॉलिड कंडक्टर तुम ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अभी इसके ऊपर पूरी आगे के 2-3 लेक्चर बनेंगे। तो जो सॉलिड कंडक्टर ले रहे हो उसका जो नेट टोटल इंडक्टेंस निकल के आता है वो इक्वल होता है एक ऐसे वर्चुअल हॉलो कंडक्टर के, हॉलो कंडक्टर के, समझ में आ रहा है, सॉलिड है लेकिन वर्चुअल हॉलो कंडक्टर के जिसका रेडियस r डैश है, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो चाहे हम ऊपर वाला फॉर्मूला ले लें उसको ऐड करके निकालो या नीचे वाला फॉर्मूला LT वाला, ठीक है, तो या तो इन दोनों को ऐड करके देख लोगे तब भी सेम वैल्यू निकल के आएगी। मान के चलते हैं वैल्यू आएगी कुछ भी आ सकती है, x वैल्यू आएगी, और इसको जब सॉल्व करोगे तब भी वैल्यू x आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे ये वाला कंडक्टर ले लो या ये हॉलो कंडक्टर ले लो, काम सेम करेगा, ठीक है। अब देखो हॉलो कंडक्टर है तो हॉलो कंडक्टर जो होते हैं भाई उसके अंदर केवल एक्सटर्नल फ्लक्स कंसिडर करा जाएगा। तो क्योंकि हॉलो कंडक्टर केवल एक्सटर्नल फ्लक्स कंसिडर करा जाता है तो उसकी वैल्यू भी ये निकल के आती है LN/d/r, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये हॉलो कंडक्टर जो लिया है वो r डैश का लिया है तो इसकी वैल्यू r डैश आ जाएगी। सही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो निकल के आया जब हमने टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करा एक सॉलिड कंडक्टर का। ना यहाँ पे समझ लेते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो हुई है कि भाई अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाता है इंडक्टेंस ऑफ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टर में से सॉलिड पूछ लेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल, और वो वैल्यू निकल के आएगी ये 1/2 × 10⁻⁷ प्लस 2 × 10⁻⁷ LN/d/r। वहीं पे अगर हॉलो कंडक्टर की निकालोगे तो वो निकल के आएगा उसके अंदर केवल L एक्सटर्नल होगा, यानी केवल ये वाला इंक्लूड करोगे, ये नहीं होगा, इसके अंदर इंटरनल फ्लक्स नहीं होगा, एक्सटर्नल ही होगा केवल, क्योंकि इसके अंदर कंडक्ट करंट जो होगी केवल IGS पे फ्लो कर रही होगी। तो अंदर का जो फ्लक्स होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा, केवल एक्सटर्नल फ्लक्स ही कंसिडर करा जाएगा। तो LT इक्वल टू L एक्सटर्नल 2 × 10⁻⁷ LN/d/r। तो पहले तो फॉर्मूला समझ लो, दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए यहाँ पे। तो अभी हमने जो देखा उसमें क्या देखा कि ये जब ऊपर वाला जोड़ा गया ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक ऐसे वर्चुअल, याद रखना वर्चुअल मतलब एक्चुअल में तो नहीं है लेकिन एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल हॉलो कंडक्टर का, यही सारा खेल छुपा हुआ है, सही। तो अगर हम एक सॉलिड कंडक्टर की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो सॉलिड कंडक्टर इक्वल टू L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल। अगर हम इस सॉलिड कंडक्टर को एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मान लें कि एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर है जिसका रेडियस कर दें r डैश, तो वो r डैश हॉलो जो वर्चुअल हॉलो कंडक्टर है वो सेम इंडक्टेंस बनाएगा, या कह सकते हो सेम इंडक्टेंस निकल के आएगा अगर एक सॉलिड कंडक्टर की जगह एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर ले लें। लेकिन खास बात क्यों क्यों ले लें भाई जब सॉलिड दे रखा है, क्योंकि क्या होगा ऐसा लेने से इक्वेशन बड़ी इजी हो जाएंगी। अगर आप सॉलिड लोगे तो L इंटरनल जोड़ोगे प्लस L एक्सटर्नल जोड़ोगे, वहीं पे अगर मैं एक वर्चुअल हॉलो ले लेता हूं तो उससे क्या होगा कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब क्यों करा जा रहा है, तो ये सब इसलिए करा जा रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो पीछे मैंने बताई थी यहाँ पे समझ लो इस बात को, r डैश की जो वैल्यू यानी कि जो वर्चुअल हॉलो कंडक्टर जो ले रहे हो जो बिल्कुल सेम इंडक्टेंस, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर हमने कोई वेट रखा और उससे क्या हुआ चादर इतनी बेंट हो गई, ये मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हल्के से समझा दे रहा हूँ, बहुत मजेदार है। वहीं पे अगर हम क्या करें इस मास की जगह कोई और ऑब्जेक्ट रखें जो कि सेम
चादर को बेंड करे, तो हम कह देंगे ना इन दोनों का मास सेम है, ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि भाई अगर कोई चादर बेंट हो रही है और हमने उसको एक पर्टिकुलर मास के हटा के कोई दूसरा डेंस मास रख दिया जो कि उतनी ही चादर को बेंड कर रहा है, तो हम कह देते हैं ना दोनों का मास सेम है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही क्या होता है, अगर हम बात करें एक सॉलिड कंडक्टर की जो एक सर्टेन इंडक्टेंस बना रहा था, अगर हम इस सॉलिड कंडक्टर को हटा के एक ऐसा हॉलो कंडक्टर ले लें जो कि सेम इंडक्टेंस बनाए जो कि सॉलिड कंडक्टर बनाया था, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वही चीज़ करी जा रही है। तो ये वर्चुअल हॉलो कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट आया है ये वहीं से आया है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये एल इंटरनल ये सब पिक्चर से बाहर हो गया, ठीक है। केवल इतने से काम चल जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, काफ़ी कंप्यूटेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना ये लेके चलोगे ये भी लेके चलोगे तो इनको जोड़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अभी तो सिंगल है, मान लो 3 फेज वायर ले रहे हो तो तीनों का इंडक्टेंस जब कैलकुलेट करोगे बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी। अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे ये ए हो गया ये बी हो गया, तो अगर एल टोटल ले रहे हो सॉलिड का तो ए प्लस बी, लेकिन अगर केवल एल टी ले रहे हो हॉलो का तो केवल बी से काम चल जाएगा। तो केवल एक इक्वेशन आई ना, बी आई, तो उससे इक्वेशन बहुत आसान हो जाती है ना। एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर कह सकते हो एक डीप नॉलेज छुपी हुई है। जो भी तब जब तुम एक सॉलिड कंडक्टर को एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर से रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना जो वर्चुअल हॉलो कंडक्टर होगा उसका जो रेडियस होगा आर डैश वो स्मॉल होगा कंपेयर टू द आर, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है इसको भी समझ लो यार, मैं ये भी बता दे रहा हूँ तुम्हें, जनरली नहीं मिलता है कहीं पे कि ऐसा क्यों। हम लोग जो एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं उसको यार बड़ा साइज का लेना चाहिए था, क्योंकि एक तो सॉलिड की जगह वर्चुअल हॉलो ले रहे हो तो उसको तो रेडियस बड़ा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला जो सॉलिड कंडक्टर ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा डीप पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही डीप बात बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या हो रहा था, एक तो ये इंटरनल फ्लक्स था और एक ही एक्सटर्नल फ्लक्स था, ठीक है। तो ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के हमें जो दे रहा था एल टी दे रहा था। अब तुम्हें ये सेम फ्लक्स यानी कि 1 2 3 4 ये सारी की सारी फ्लक्स लाइन जो प्रोड्यूस करनी है एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर से। अब अगर हॉलो कंडक्टर इसी साइज का ले लोगे, यानी कि अगर सेम रेडियस का हॉलो ले लोगे, तो भैया वो तो केवल बाहर के फ्लक्स को इंक्लूड करेगा, हॉलो का मतलब हो गया बाहर का कंडक्टर, तो दो ही लाइन इंक्लूड करेगा। तो उसके लिए अब ये जो अंदर की लाइन है ये तो मिस आउट हो गई, तो इसको पिक्चर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साइज को श्रिंक कर देंगे, ठीक है। तो एक छोटा साइज ले लो। अब जब छोटा साइज ले लोगे तो उसके अंदर 1 2 3 4 लगभग, समझ में आ रही बात ये। तो हम क्या करेंगे, हम जो आर लिया हुआ है, देखो बहुत ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले में डी चेंज नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है पॉज करके वापस से रिप्ले करके इस यहाँ तक इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझो, बहुत डिटेल बात है ये, ठीक है, बहुत ही गहराई में चल रहे हैं हम लोग। जनरली अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो तो देखो डी हमने चेंज नहीं करा है, यानी कि ये जो वर्चुअल हॉलो कंडक्टर ले रहा हूं मैं, ये जो वर्चुअल वाला कंडक्टर ले रहा हूं, इसमें जो मैक्सिमम दूरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने पिक्चर के अंदर वो डी वो सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैक्सिमम दूरी तो दोनों की सेम है, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट है P2 तो सेम जगह रखा हुआ है, यानी कि हमने P2 को सेम जगह रखा है तभी तो डी ले लिया, ठीक है। तो यानी कि P2 की पोजीशन तो दोनों में सेम है, ठीक। तो अंतर कहाँ आया, अंतर आ रहा है आर की डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसके अंदर जो आर की हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम P1 पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं आर पे, ठीक है। और इसके अंदर P1 पॉइंट जो रख रहे हैं वो कहीं यहाँ पे रख रहे हैं P1 डैश, ठीक है, समझ में आ रही बात है। ये हो गया P1 डैश डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये क्या है P1 है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो P1 की तो डिस्टेंस जो थी आर थी और इसकी क्या है P1 डैश, मतलब हमने यहाँ से इंक्लूड करना, जो P1 डैश ले रहा है वो यहाँ से लिया। तो हो क्या रहा था, अगर हम सॉलिड कंडक्टर लेते तो सॉलिड कंडक्टर में जो टोटल फ्लक्स बन रहा था वो इन दो रिंग के कारण भी बन रहा था और इन दो रिंग के कारण भी बन रहा था। लेकिन जब हॉलो ले लोगे तो इन दो रिंग के सॉरी अगर हॉलो सेम रेडियस का ले लोगे आर रेडियस का, तो केवल बाहर के दो लाइनें इंक्लूड हो पाती, तो कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होते, समझ में आ रही बात ये। कभी भी दोनों जो हैं ये, इसको बिगाड़ देता हूँ, कभी भी ये दोनों जो हैं ये बराबर नहीं होते, सही है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने कहा एक काम करते हैं इस रेडियस को श्रिंक कर दो, इतना ले लो ये वाला। तो अब क्या होगा, अब जो पहले इंटरनल फ्लक्स था वो अब एक्सटर्नल बन जाएगा। तो अब क्या होगा, एक्सटर्नल फ्लक्स आ गया, अब एक्सटर्नल फ्लक्स हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, तो अब जो फ्लक्स है वो उसके अंदर एक्सटर्नल फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इस वर्चुअल हॉलो कंडक्टर का जो एक्सटर्नल फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द इस सॉलिड कंडक्टर के एक्सटर्नल फ्लक्स से। बहुत ही अच्छी लेवल की बात बता रहा हूँ,
अच्छा खासा दिमाग चाहिए जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो, आगे चल के आगे भी थोड़ी देर में हम लोग वापस से टॉपिक कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही गहरी बात है। ये बात आपको मतलब ये बात कह लो कि मैं पूरे बीटेक नहीं समझ पाया यार, एमटेक पीएचडी के टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो जनरली ये बुक्स में कहीं भी इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा। इस बात की वैल्यू समझो, ये चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ द क्रीम, ठीक है। तो ये जल्दी नहीं मिलेगी कहीं पे, हर किसी ने बस फॉर्मूला बता दिया है और आगे बढ़ गया है, ठीक है। ठीक भी है भाई, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए तुम्हारे लिए है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप सीखने को मिल रहा होगा कि क्यों हमने आर डैश की वैल्यू क्यों कम है, आर डैश की वैल्यू 0.7788 आर क्यों है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फ्लक्स है वो ज्यादा बनाया जा सके। भाई हमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फ्लक्स की बराबरी करनी है केवल एक्सटर्नल फ्लक्स से हॉलो के। समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नल फ्लक्स हॉलो का ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो दोनों के बराबर हो पाएगा, इंटरनल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसी के लिए अब ज्यादा एक्सटर्नल फ्लक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि बाहर का एरिया एक्सटेंड किया जा सके। सही बात है नहीं। अब जैसे मान एक और इसको थोड़ा समझ लो, बहुत लास्ट बस बता रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हो, जिनको नहीं समझ में आएगा, मेरा ही कोशिश है कि यार कमजोर से कमजोर बच्चा भी कॉन्सेप्ट समझ सके, तो उसको समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मान के चलते अगर मैं कहता हूँ भैया ये है आपका एरिया, अब मुझे इसी एरिया को ए है, इसी एरिया को बढ़ाना है, लेकिन ये आउटर बाउंड्री चेंज ना करो, तो इंटरनल बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा। अगर इंटरनल बाउंड्री श्रिंक कर दोगे तभी तो ये एरिया बढ़ गया। अब देखो एरिया बढ़ गया, समझ में आ रही बात ये। तो आउटर बाउंड्री तो सेम रखी है, D1 इज द आउटर एज, वो तो सेम रखा, इंटरनल एज अंदर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए अब जो इस हॉलो कंडक्टर का एरिया होगा वो आर डैश रेडियस हो जाएगा। सही है, दैट इज द पॉइंट। समझ में आ गया, आयु समझ में आ गया होगा। ओके तो अब आगे चलते हैं, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई, हॉलो का सॉलिड का सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो आर डैश जो है वो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे कि वर्चुअल हॉलो कंडक्टर जो है वो सेम इंडक्टेंस क्रिएट कर सके जैसा कि एक सॉलिड कंडक्टर कर रहा है। यानी कि इसीलिए हम लोगों ने एल इंटरनल को आर डैश को हॉलो कंडक्टर का जो रेडियस है उसे श्रिंक करा है, ताकि वो जो एक्सटर्नल फ्लक्स है वो इतना सफिशिएंट हो कि वो इंटरनल फ्लक्स को भी कंपनसेट कर सके, बराबरी कर सके। सही है, क्लियर हो गया। यहाँ पे कर क्यों रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं आखिर इंटरनल, तो वो सिंपल सा है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ना ये तो हो गया सिंगल कंडक्टर। अगर अब मैं जब भी इंडक्टर कैलकुलेट करूंगा इंडक्टेंस, अब देखो अब आगे से जब भी हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम लोग जब भी हमें सॉलिड कंडक्टर कोई दिखेगा तो उसे तुरंत ही हॉलो कंडक्टर आर डैश का रेडियस, अगर इसका रेडियस आर है तो इसे आर डैश के रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन आगे की कार्यवाही करेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अभी तक हमने देखा था सिंगल फेज, एक सिंगल वायर लिया था, सिंगल कंडक्टर लिया था, एजम्पशंस लिए थे कि आसपास कोई दूसरा कंडक्टर ना हो उसकी विसिनिटी में। अब वो काम खत्म हो गया है, अब हम लोग निकाल रहे हैं इंडक्टेंस सिंगल फेज वायर का। सिंगल फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंगल फेज टू वायर। सिंगल फेज का मतलब होता है एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। तो एक से करंट निकलेगा और एक से करंट एंटर करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे ले रखी। तो मान के चलते हैं ये कंडक्टर प्लस आई है, ये माइनस आई है। अब अगर हम लोग इसका निकालने जाएंगे इंडक्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर इंडक्टेंस निकालोगे तो एल सॉलिड वन प्लस एल सॉलिड टू, ये टोटल नेट इंडक्टेंस आएगा। नाउ सॉलिड वन को अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे हॉलो में, ठीक है, ये हमने करा वर्चुअल हॉलो, ठीक है। तो R1 है तो वर्चुअल हॉलो कितना निकल के आएगा, 2 × 10⁻⁷ ln d अपॉन में R1 डैश का, ठीक है, R1 डैश, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा भाई, R1 डैश आएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, R1 डैश, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ सेकंड कंडक्टर के साथ भी यही करेंगे, जो न्यूट्रल है उसके साथ भी यही कर लेते हैं। तो एल हॉलो टू निकाल लेते हैं, वो निकल के आएगा 2 × 10⁻⁷ ln d अपॉन में R डैश टू, ठीक है, क्लियर हो गया। R1 डैश, तो R1 डैश कितना होगा 0.7788 R1 एंड R2 क्या होगा 0.7788 R2, ठीक है। बस सिंपली हमने क्या करा है, ये जो दो कंडक्टर लिए थे इनको हमने हॉलो कन्वर्ट कर दिया, वर्चुअली हॉलो कंडक्टर में कन्वर्ट कर लिया। डी क्या है, डिस्टेंस इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली। नाउ अब अगर हम जानते हैं, देखो आपको पता है अगर सिंगल कंडक्टर ले रहे हो तो उसका अगर हम इंडक्टेंस निकालते तो वो पर फेज निकल के आता था। अगर दो कंडक्टर ले लोगे तो अब इनके बीच का अगर इंडक्टेंस निकालोगे तो वो लाइन निकल के आएगा, एल लाइन, ठीक है, दो लाइनों के बीच का इंडक्टेंस। तो इसीलिए दो लाइनों के बीच का इंडक्टेंस यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, दो लाइनों के बीच के इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कितना होगा एल हॉलो वन प्लस एल हॉलो टू का, ठीक है। तो वो कितना निकल के आएगा भाई 4 × 10⁻⁷ ln डी बाई अंडर रूट में R1 डैश R2 डैश, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि दोनों कंडक्टर, जो लाइव वायर ले रहे हो उसका रेडियस R1, जो न्यूट्रल वायर ले रहा है उसका रेडियस R2। अब अगर मान के चलते हैं एक ही रेडियस के हमने दोनों कंडक्टर लिए हैं, दोनों का रेडियस R कर लेते हैं,
तो R1 डैश R2 डैश इक्वल टू R डैश हो गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो होगी ये चेंज हो जाएगी, अंडर रूट में R डैश का स्क्वायर, स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आएगा निकल के R डैश आ जाएगा। तो वही R डैश ले लिया। तो LT15 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई R डैश। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है, हेनरी पर मीटर। सो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे सिंगल फेस, यानी कि सिंगल फेस की लाइन वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज योर लाइन वैल्यू, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो कई अगर तुम्हें दे रखा है कि इंडक्टेंस निकालो सिंगल फेज लाइन का, सिंगल फेज लाइन का, तो वो कितना आ जाएगा, वो 4 इंटू 10⁻⁷ लाइन वैल्यू हो गई, ठीक है। सिंगल फेज मतलब हो गया सिंगल फेज जा रहा है तो एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। वहीं पे अगर कोई कहता है फेज वैल्यू निकालो, ठीक है, तो फेज वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई R डैश। ये चीज़ यहाँ समझाई है कि अगर फेज वैल्यू निकालने कोई कह दे इंडक्टर की, इंडक्टेंस की, तो वो 2 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई R डैश, ठीक है। और लाइन वैल्यू निकालने को कह दे तो 4 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई R डैश। तो ये ध्यान रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की मैंने आपकी एकदम बिल्कुल इन डेप्थ समझा दिया कि इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये जो हर बार हम R डैश करते हैं उसका क्या मतलब है, 3-4 तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, एक बार और अगले वीडियो में मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो आई होप अभी तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत करी गई है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये सिंपली बुक की इक्वेशनें लिख देना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं होता, उसको कैसे देखना है, इंडक्टेंस कैसे काम करता है सिस्टम में, वो समझाना भी मेरा एक मेन मकसद होता है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ना। ये था सिंगल कंडक्टर, लेकिन अगर मान के चलते हैं बंडल कंडक्टर की हम बात कर लें, तो बंडल कंडक्टर के केस में कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो बंडल कंडक्टर को कैसे, एक बंडल कंडक्टर को कैसे हम लोग एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे ये, और यहां से पिक्चर में आता है GMR, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कैसे आता है, कैसे हम एक बंडल कंडक्टर को, क्योंकि देखो सिंगल कंडक्टर, एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर को तो हमने तोड़ दिया और मतलब कन्वर्ट कर लिया वर्चुअल हॉलो में, ये तो बड़ा आसान था, अभी हमने सीख लिया पीछे। लेकिन अगर बंडल कंडक्टर हुआ तो उस केस में कैसे हॉलो कंडक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पिक्चर में आएगा GMR, GMD, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। साथ ही साथ ये बंडल कंडक्टर क्या होते हैं भाई, ये तो सर आपने बताया नहीं। तो बंडल कंडक्टर क्या होते हैं इनके ऊपर, तो कंडक्टर, बंडल कंडक्टर, कंपोजिट कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, ये सब हम लोग सीखेंगे अभी आने वाले लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, और इससे पहले दो पार्ट आने वाले हैं, एक GMD GMR आने वाला है, तैयार रखा है, और एक आने वाला है यही बंडल कंडक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।